हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हों। प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा हमारे बैकग्राउंड में पॉलिटी। इट मीन्स यहाँ पे जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार सर इंडियन पॉलिटी का ओरिजिन क्या है, इंडियन पॉलिटी जो वर्ड है ये शब्द किस भाषा से आया हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है। और हम जानेंगे कि जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे उन्होंने अपनी क्या क्या थ्योरीज दी। और हम ये जानेंगे यहाँ पे कुछ संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा छोटा है, अभी लेटेस्ट में किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंजॉय करते हुए हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग क्या करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। बाकी नोट्स की सुविधा हम लोग के का टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ या पीपीटी मिल जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि सर ये जो आपने लिखा है ओरिजिन ऑफ पॉलिटी, कि सर जो पॉलिटी है इसका ओरिजिन क्या है, थोड़ा इसके विषय पे हम लोग समझेंगे और बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करें ओरिजिन ऑफ पॉलिटी की, तो पॉलिटी की जो शुरुआत होती है वो पता है एक फिलॉसफी से होती है। एक कंट्री है ग्रीस, एक कंट्री है ग्रीस, एक कंट्री है क्या है, ग्रीस, एक यूरोपीय कंट्री है जिसका नाम क्या है, ग्रीस। उसकी कैपिटल है एथेंस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एथेंस उसकी कैपिटल है। वहां से पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत होती है। और आपको पता है जब किसी भी फिलॉसफी को एविडेंस मिल जाता है, क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, एविडेंस मिल जाता है या उसे प्रूफ मिल जाता है, तो वही फिलॉसफी किसमें कन्वर्ट हो जाती है प्यारे दोस्तों, तो वही फिलॉसफी कन्वर्ट हो जाती है पॉलिटिकल साइंस में। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और यही पॉलिटिकल साइंस से हमारा किसका उद्भव होता है, किसका ओरिजिन होता है, पॉलिटी का होता है। दूसरी बात, अगर बात करें कि सर ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का थॉट आया वो सबसे पहले किसके माइंड में आया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहला जो थॉट आया वो आया किसके मन में, सोक्रेट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकरात बोलते हैं। सोक्रेट ने पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत की और इसने लोगों को बताना शुरू किया कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा की क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में बताना शुरू किया। जब बताना शुरू किया तो धीरे धीरे इसके लोग शिष्य बनने लगे और सबसे जो इसका शिष्य हुआ जिसका नाम क्या था, प्लेटो। तो सुकरात का जो मतलब स्टूडेंट था वो कौन था, प्लेटो। और प्लेटो ने जो सुकरात से नॉलेज गेन किया, प्लेटो ने जो सुकरात से नॉलेज गेन किया, उसी नॉलेज को प्रमोट करने के लिए प्लेटो ने क्या लिख दी, एक बुक लिख दी। और उस बुक का नाम क्या था प्यारे बच्चों, रिपब्लिक। एक बुक लिख दी जिस बुक का नाम क्या था, रिपब्लिक। और उसने इस नॉलेज को प्रमोट करने के लिए एक एकेडमी खोल दी, एक कोचिंग खोल दी, जिससे वो बच्चों को पढ़ाता था और पॉलिटिकल थॉट को क्या करता था, प्रमोट करता था। ये एकेडमी का नाम क्या था, द एकेडमी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपब्लिक नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो क्या बताओगे प्यारे दोस्तों, क्या बताना है आपको कि सर प्लेटो के द्वारा लिखी गई। द एकेडमी कोचिंग किसके द्वारा खोली गई, तो बताना क्या है प्यारे दोस्तों, क्या बताओगे कि सर प्लेटो के द्वारा खोली गई। उसके बाद इसी द एकेडमी से एक स्टूडेंट निकलता है जिसका नाम क्या था, अरिस्टोटल, या जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। और आपको पता होगा अरस्तु ने भी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, पॉलिटिक्स। वही पॉलिटिक्स जो हमारे देश के नेता और राजनेता करते हैं, ये वही वर्ड है पॉलिटिक्स। अभी इसका पूरी हिस्ट्री खोलेंगे हम लोग दोस्तों। यहां पे आप देख रहे होंगे ये है क्या आपके सामने, पॉलिटिक्स। और जैसे ही इन्होंने पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी, इनको क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, कि अरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक ना। दूसरी बात, इसी अरस्तु अरिस्टोटल का शिष्य कौन था, सिकंदर, अलेक्जेंडर द महान। आपको नाम पता होगा सिकंदर महान, जो पूरे विश्व को जीतने का सपना देख रहा था। लेकिन याद रखना भाई, जब ये मरा था ना तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया, ठीक ना।
तो विश्व तो जितना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेहनत एक पॉजिटिव सोच के साथ करिए और आपको पता होगा यहाँ आप कितना भी जीत लेंगे ऊपर कुछ नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए हमेशा समाज का कल्याण करते रहिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, किसी का अपमान ना करिए, ठीक ना। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। आशा करते हैं आपको ये थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि सर ये जो पॉलिटी शब्द है कहां से आया। आपको पता है एक ग्रीक वर्ड है पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। ये जो पॉलिटी वर्ड है प्यारे दोस्तों, इस पॉलिटी वर्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक है हमारे सामने पॉली और एक है हमारे सामने प्यारे दोस्तों क्या? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। अब अगर हम देखें सर ये जो पॉली वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और यहां पे इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? एक स्टेट होता है। अब यहां पे ये स्टेट आपको जो दिख रहा होगा, यहां भी लिखा हुआ स्टेट, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसका मीनिंग ये नहीं। स्टेट मतलब ये किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे दोस्तों। यहां पे हम लोग समझेंगे कि हम स्टेट किसे कह सकते हैं, कंट्री किसे कह सकते हैं। तो याद रखना यहां पे ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ठीक ना। अगर बात करें हम लोग कि स्टेट की डेफिनेशन के लिए पता है क्या होगा? एक मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडियो में क्या किया जाएगा? एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा 1933 में। और ये मॉन्टेविडियो क्या है? ये है उरुग्वे की कैपिटल है। ये क्या है? उरुग्वे की कैपिटल में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा और वहीं पे डिसाइड किया जाएगा कि हम कंट्री किसे कह सकते हैं। सारे पॉलिटिकल फिलोसफर आएंगे वहां पे और डिस्कशन होगा। सब लोग अपना अपना सजेशन देंगे कि कंट्री कहलाने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, कंट्री कहलाने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी बात, कंट्री कहलाने के लिए हर एक कंट्री को सॉवरेन होना पड़ेगा, मतलब सॉवरेनिटी उसके पास होनी चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए वो क्या हो? टोटली फ्री हो, ना कि किसी के ऊपर वो डिपेंडेबल हो। याद रखना, सॉवरेनिटी का मीनिंग अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात, उसके पास क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आपको पता है ये चारों की चारों चीजें हमारे भारत के पास हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी इंडिया क्या है? एक स्टेट है। स्टेट का मीनिंग अभी अभी हमने बताया कि इंडिया हमारा क्या है प्यारे दोस्तों? एक कंट्री है। याद रखना, ठीक ना। तो स्टेट कहलाने के लिए कितने एलिमेंट जरूरी हैं? तो ये चार एलिमेंट जरूरी हैं, एक एरिया, एक पॉपुलेशन, एक सोवेरेनिटी और एक क्या? गवर्नमेंट। तो बोलो यहां तक बात, आशा करते हैं कि आपको पॉइंट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहां पे कि ये आपका पॉली का मतलब समझ में आ गया कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसको माना गया है यहां पे? तो सोवेरेनिटी को माना गया है। भाई देखो, स्वतंत्र होना ही क्या है? बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। दूसरी बात, आपको दिख रहा होगा यहां सिस्टम, सिस्टम का मीनिंग ही होता है क्या? रूल रेगुलेशन। तो यहां पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सिस्टम में हम, सिस्टम, रूल रेगुलेशन हमारे कहां लिखा हो? हमारा रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीजें कहां लिखी हुई प्यारे बच्चों? हमारे संविधान में लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल। हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है सारी चीज, इसलिए हमने उसको क्या बोला? एक पूरा का पूरा सेट बोल दिया फंडामेंटल रूल्स का। और आपको पता ही होगा Constitution of a set of fundamental laws designed to govern the system of state। याद रखना, किसी भी कंट्री का कोई सिस्टम है, अगर वो रन कर से कैसे करता है आपको पता है? हमारे संविधान के द्वारा। किसी को सजा होगी तो हमारे संविधान के द्वारा। हमारे संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया, उसी के माध्यम से हमको क्या दी जाती है? सजाएं दी जाती है। कोई भी इंसान होगा भारत देश में, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, अगर कुछ गलत करता है तो उसको सजा देने का अधिकार किसके अकॉर्डिंग है? तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, ठीक ना। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात अगर हम आगे बढ़ें कि सर हमारा जो संविधान है वो पावर की शेयरिंग करता है। आपको पता होगा अगर आप पावर की शेयर नहीं करेंगे तो डिक्टेटरशिप हो जाती है, और डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट कभी भी जनता के लिए अच्छी नहीं होती। ये तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे पावर शेयरिंग, तो हम गवर्नमेंट की जो पावर शेयर करते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारे सामने जुडिशरी। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का मीनिंग ये होता है क्या? टू मेक लॉस।
और आपको पता है कानूनों का निर्माण हम कहाँ करते हैं, तो पार्लियामेंट में करते हैं। कहाँ करते हैं प्यारे दोस्तों, कहाँ करते हैं, तो पार्लियामेंट में करते हैं। किसका, कानूनों का निर्माण। और पार्लियामेंट के हमारे आपको पता ही होगा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है हमारे सामने क्या, प्रेसिडेंट। आपको पता ही होगा लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में हम लोग पढ़ते हैं, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में, और प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और पार्लियामेंट के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल नंबर 79 में की गई। बट अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सबको हम इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अभी तो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। दूसरा बात, इसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा प्यारे दोस्तों, एग्जीक्यूटिव करेगा। हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा। और मान लो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद मींस कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, तो उसको सॉल्व करेगी हमारी क्या, जुडिशरी। याद रखना, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, और उसका जुडिशरी का और भी फंक्शन होता है टू डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे संवैधानिक कानूनों की भी व्याख्या कौन करता है, हमारी जुडिशरी ही करती है। और टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कौन प्रोटेक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है या हमारी जुडिशरी करती है, ठीक ना। आशा करते हैं यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। बताने के लिए तो हमारे पास बहुत, हम चाहें तो पूरा आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता सकते हैं, हम चाहें तो पूरा आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में यहीं पे बता सकते हैं। बट हर एक चीज का एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा, हम बहुत सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। बट अभी मेन उद्देश्य क्या है इस पहली क्लास का, कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे सामने कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, ठीक ना। देखो, दूसरी बात करें संविधान के प्रकार, आप जान गए कि संविधान क्या होता है, बुक ऑफ रिटन लॉज होता है। आपको संविधान की डेफिनेशन पता चलेगी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा संविधान को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डॉक्यूमेंट के नेचर पे, और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट संविधान एक होगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक क्या होगा हमारे सामने, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो क्या होगा, लिखित फॉर्मेट में होगा, कोडिफाइड होगा, और क्या होगा, कंपाइल्ड होगा। मतलब वो क्या होगा, एक बुक के फॉर्मेट में लिखा होगा, ठीक ना। जैसे रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये क्या है, बुक है। सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल हमारे भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन संविधान, या जो हमारा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना किसका था, अमेरिका का। तो किसका था, अमेरिका का था, अमेरिका का। और ये जो अमेरिका का संविधान है वो कब बना है, 1789 में बना है। याद रखना कब बना है, कब इंप्लीमेंट हुआ है, तो 1789 में इंप्लीमेंट हो गया। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे विश्व का। याद रखना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो हमारे इंडिया का है। आपको दिख रहा होगा, अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक ना। इसमें देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा तो होगा बट कंपाइल्ड नहीं होगा, कोडिफाइड भी होगा बट कंपाइल्ड नहीं होगा, बुक के फॉर्मेट में नहीं होता। कुछ चीजें यहाँ मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन एक जगह हैं, कुछ रूल रेगुलेशन एक जगह हैं, सब एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखे गए। यहाँ पे लिखना, इट इन्वॉल्व्स ड्यू टू द कस्टम्स, यूजेस एंड ट्रेडिशंस। जैसे ब्रिटेन का संविधान अनरिटन संविधान है, कनाडा का, इजराइल का, न्यूजीलैंड का, सऊदी अरब का। ये यहाँ के सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटेन है। याद रखना, ठीक ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि अनरिटेन संविधान किस कंट्री का है, तो याद रखना कनाडा का एक बार पूछा जा चुका है, और ब्रिटेन का तो पूछा जाता ही आता है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करें बेस्ड ऑन पॉलिटी, राजनीति के अनुसार, तो याद रखना एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है क्या, फेडरल। इसके बीच में ही आता है हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक ना। याद रखना यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इट्स इस्टेब्लिशेस सिंगल अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे जो राज करने वाली अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी, ठीक ना। याद रखना जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी अथॉरिटी उसी के पास होगी, ठीक ना। उसी के अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और वही रन कर रही होगी। यहाँ पे जैसे ब्रिटिश और क्या है, फ्रेंच।
ठीक ना। और याद रखना यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट्स शेयर पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, सेंटर पे अलग गवर्नमेंट होगी और स्टेट पे क्या होगी, अलग गवर्नमेंट होगी। ठीक ना, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये वाला है ना कि ये वाला है, ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के पर्पज से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया। ठीक ना, यहाँ तक आशा करते हैं आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करें कि पूरे विश्व में लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही, याद रखना पूरे वर्ल्ड लेवल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल हैं पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान क्या है, सबसे बड़ा माना जाता है। और नंबर ऑफ वर्ड में अराउंड 1.5 लाख वर्ड है, इसीलिए इसके अनुसार भी हमारा संविधान क्या है, बड़ा। आर्टिकल के और नंबर ऑफ वर्ड दोनों तरीके से हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे बड़ा है पूरे विश्व में, याद रखना। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे छोटा है, जिसे हम अमेरिका का संविधान भी कह सकते हैं। याद रखना इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। सोचो अपने भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है और इसके संविधान में कितने आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल। क्योंकि याद रखना हमारे भारतीय संविधान में जितना लोगों को अधिकार दिया गया उतना पूरे विश्व के संविधान में कहीं किसी को अधिकार नहीं दिया गया। ठीक ना, इसीलिए हमारा संविधान क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। यहाँ स्टेट की पावर अलग है, सेंट्रल के बारे में अलग डिफाइन किया गया, स्टेट के बारे में अलग डिफाइन किया गया है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे देशों को पढ़ के हमारे संविधान में मिलाया गया है, इसलिए हमारा संविधान क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक ना, उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटा अनुच्छेद के अनुसार कौन सा है, तो यूएसए का है। और वर्ड के अनुसार सोचो हमारा संविधान जहाँ पे 1.5 लाख वर्ड है और इसके संविधान में देखो 3814 क्या है, वर्ड है, सिर्फ 3814 ही शब्द हैं। सोचो कितना छोटा है। ये कहाँ का है, मोनाको एक कंट्री है, क्या ये एक यूरोपीय कंट्री है, सबसे छोटा। ठीक ना, यहां तक बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछेगा आपसे पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो क्यूबा का है, 2019 में बना है। और इसके पहले किसको माना जाता था, नेपाल का 2015 में बना था। ठीक ना, यहां तक आशा करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ठीक ना, आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व का क्या है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, पूरे के पूरे कहाँ का, वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका माना जाता है प्यारे दोस्तों, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे सर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का ही है। ठीक ना, नंबर ऑफ वर्ड और आर्टिकल दोनों के अकॉर्डिंग। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमारे संविधान में बहुत सारे विदेशी सूत्रों को पढ़ा गया। करीब 70 संविधानों को, 60 से 70 कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा गया और उसको हमारे भारत देश में जो अच्छी चीजें थी उसको अडॉप्ट करके क्या किया गया, मिक्सअप कर लिया गया। ठीक ना, बात करें ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझना, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि हम अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और याद रखना अमेंडमेंट कर सकते हैं, और किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत हम अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए हमारा संविधान क्या है, रिजिड है। फ्लेक्सिबल क्यों बोले, क्योंकि अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और चेंज करने का जो तरीका है बहुत टफ, पहले लोकसभा में जाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में जाना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर कराना पड़ेगा, तब जाके अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। ठीक ना, इसीलिए बताएंगे अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या तरीका है, ये सारी चीजें हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी तो इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है। ठीक ना, दूसरी बात, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइस की बात करें प्यारे दोस्तों, तो फेडरल सिस्टम का मतलब अभी अभी आपने पढ़ा है, डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर पे अलग पावर होगी, स्टेट पे अलग पावर होगी। और यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, एक ही बेसिस पे क्या किया जाएगा, पावर को क्या कर दिया जाएगा, सिंगल पावर राज करेगी, सिंगल अथॉरिटी होगी। जैसा कि आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही क्या होंगी, सारी की सारी पावर होंगी। ठीक ना, बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा हमारे भारत देश में जितना भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट। हमारे भारत देश की जो गवर्नमेंट होती है क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, पार्लियामेंट के द्वारा ही रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है और उसी को क्या किया जाता है, हमारे भारत देश में एग्जीक्यूट कराया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड क्या, जुडिशरी सुप्रीमेसी। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा उसको बनाने के लिए वो स्वतंत्र है, बट अगर वो कानून कहीं से गलत लगा तो उसको जो हमारी जुडिशरी होगी वो क्या कर सकती है, गलत ठहरा सकती है और उसे कैंसिल कर सकती है। इतना चीज ध्यान रखना।
ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे तो आपको पॉइंट क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसकी, बात करें रूल ऑफ लॉ, हमारे भारत देश में कानून का ही राज होगा। याद रखना, किसका राज होगा, कानून का ही राज होगा। जैसे कोई भी इंसान कानून के आगे छोटा है, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सजा दी जाएगी किसके अनुसार, बाई लॉ, कानूनों का शासन ही रहेगा। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। अभी पढ़ाएंगे पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, और वहां पे आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया, यूएसए से अडॉप्ट किया, ठीक ना। बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आयरलैंड से इसको हमने अडॉप्ट किया है। पार्ट नंबर इसमें हम पढ़ेंगे 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में, और बहुत सारी चीजें, आर्टिकल हम पढ़ेंगे यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं, क्या है, कहाँ से क्या आर्टिकल, आर्टिकल 36 से लेके 51 में यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको कहाँ से अडॉप्ट किए, क्या है, इसका नेचर क्या होता है, ये कल्याणकारी, ये स्टेट के वेलफेयर के लिए हमारे संविधान में ऐड किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जो कहाँ पे आएंगी, पार्ट नंबर 4 के ए में आएगा, आर्टिकल 51 के ए में आएगा। इसको रसिया से हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया। इंडियन सेकुलरिज्म, भारत का कोई भी धर्म नहीं, नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब हमारे भारत देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे भारत देश में हर एक धर्म को माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी धर्मों को हम बराबर मानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगला दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको वोट डालने का क्या है, अधिकार है। वोट डालने का अधिकार 18 साल, पहले 21 साल था, बाद में एक संवैधानिक संशोधन किया गया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1989 में, और चेंज कर दिया गया कहां से कहां, ये जो आपकी 18 साल है एज पहले कितनी थी, 21 ईयर थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, ठीक ना। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिटीजनशिप कैसी होगी, सिंगल, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नागरिक होंगे, ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्यों के नहीं होंगे, मतलब सिटीजनशिप क्या होगी, सिंगल होगी। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है, आपको पता ही होगा। आप चले जाएंगे स्विट्जरलैंड में, वहां भी क्या, वहां पे भी क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। हमारे भारत देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। बात करें इंडिपेंडेंट बॉडीज, तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी होंगी जो क्या करेंगे, रूल्स करेंगे, बनाएंगे, उनका यूज होता है, बताएंगे कैसे क्या होती, कौन कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडीज। इमरजेंसी प्रोविजन भी होता है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अगर हमारे देश का कानून अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे देश में किसी बाहर से अटैक कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया या आर्म रिबेलियन हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविजन है। 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। इनके लिए आर्टिकल जिम्मेदार होते हैं, सब बताएंगे। आर्टिकल 356 में कौन आता है, आर्टिकल 352 में कौन आता है, आर्टिकल 3560 में कौन आता है, सब बताया जाएगा। अभी टॉपिक 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम होगा हमारे पास, कितने, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम होगा। और आपको पता होगा सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी गठन किया जाएगा फॉर वेलफेयर ऑफ क्या, गांवों के विकास के लिए इनका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये सारी चीजें हैं। हमारे संविधान का जो नेचर है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोगों ने हमारे संविधान के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत सारी चीजें कही, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हमारा संविधान कैसा है, फेडरल इन नेचर है। आशा करते हैं फेडरल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया हो, ठीक ना। अब याद रखना यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दी गई। थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया है, बट हम लोग यहाँ पे इसको अगले टर्न पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो क्योंकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाइलिंगुअल कंटेंट हमारा चलता है, तो टेंशन नहीं लेना है। नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे फैक्ट हमारे संविधान को लेकर है कि संविधान बनाने में कितना दिन लगा, ठीक ना, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे, संविधान बनाने में कितना पैसा लगा, है ना, 64 लाख लगा। तो बहुत सारी टॉपिक डिस्कस करेंगे, संविधान कब लागू हुआ, कब अडॉप्ट किया गया, कैसे क्या प्रोसेस, ये सारी चीजें अभी हम अगले लेक्चर पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इंडियन पॉलिटी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस वर्ड से हुआ, और इसके फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, पॉइंट क्लियर होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, आप अपना ध्यान रखें और फैमिली का भी ख्याल रखें, और अपने फ्यूचर के लिए हमेशा मेहनत करते रहें, ठीक है ना। जय हिंद।